चूँकि बिहार से काफ़ी लोग यूपीएससी करते हैं, मेरे पास 2 ऑप्शन हैं कि एक यूपीएससी किया जा सकता है या फिर दूसरा ऑप्शन ये था कि जो फर्स्ट ईयर में प्रोजेक्ट है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। मैंने ऐसा सोचा कि भाई यूपीएससी एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है, बाद में भी दिया जा सकता है वो एग्ज़ाम। हम लोगों ने दोस्तों के साथ मिलके एक छोटा-सा प्रोटोटाइप बनाया फर्स्ट ईयर में। लेकिन वो प्रोजेक्ट वहीं पे रखा रह गया। जब मैंने पहली बार सीरियसली यूपीएससी को अटेम्प्ट किया, तो आज पहले अटेम्प्ट में ही मेरा नाम अंकुर कुमार है और मैं वैशाली बिहार का रहने वाला हूँ। हाल ही में सिविल सर्विसेज 2022 की परीक्षा में मैंने ऑल इंडिया रैंक 257 प्राप्त किया है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कभी भी मेरा सिविल सर्विसेज में आना और यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करना मेरा सपना नहीं रहा है। मेरा हमेशा से ये सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी था और इस पूरे वीडियो में आपको यही पता चलेगा कि किस तरीके से मेरा जो अपना स्टार्टअप था, वहाँ से मेरी कहानी शुरू होती है और आज पहले ही अटेम्प्ट में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्रैक करने तक खत्म होती है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिविल सर्विसेज की परीक्षा को क्रैक किया जा सकता है। बचपन की पढ़ाई आंगनबाड़ी स्कूल में हुई थी, आंगनबाड़ी केंद्र में हुई थी मेरे गाँव में ही। वहाँ पर मैंने प्री प्राइमरी एजुकेशन किया, नर्सरी, एलकेजी वगैरह वहाँ पे पढ़ाई हुई मेरी। और वहीं पे गाँव में आस-पास जब हम लोग खेलते थे, आस-पास के लोगों से जब हमारी बात होती थी, तो उसी माहौल में मेरा अपब्रिंगिंग हुआ। उसके बाद बेहतर पढ़ाई करने के लिए मम्मी-पापा हमको उठा के पटना लेके चले गए और वहाँ बीडी पब्लिक स्कूल में मेरी क्लास 1 से लेके क्लास 10th और 12th तक की पढ़ाई हुई। और उस दौरान मेरा हमेशा गाँव आना-जाना बना हुआ रहता था। तो मैंने दोनों दुनियाएँ देखी, एक तो पटना की दुनिया, अपने स्कूल की दुनिया और एक अपने गाँव की दुनिया। और कहीं न कहीं ये दोनों जो दुनिया थी, वो मेरे वैल्यूज़, मेरे सपने और मेरे एक्शंस को शेप करने लगी। और चूँकि मेरे पिताजी डॉक्टर थे, तो हमेशा से कहीं न कहीं मेरा ये सपना था कि मैं डॉक्टर बनूँ। ऑल्दो मेरे पास कभी ये रीज़न नहीं था कि क्यों डॉक्टर बनना है आखिर? लेकिन बिकॉज़ मेरे पापा डॉक्टर थे इसलिए मुझे भी डॉक्टर बनना था। बट जब क्लास 11th-12th में जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, आईआईटी, जेईई वगैरह का तैयारी कर रहे थे, तो जिस टाइम हम लोग फिज़िक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते थे, जैसे एचसी वर्मा बुक सॉल्व करना होता था या इडोडोव का क्वेश्चन सॉल्व करना होता था, तो वो मुझे पर्सनली काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था। ऐसा लगता था कि मैंने सच में कुछ किया है और मेरा रुझान धीरे-धीरे बायोलॉजी से हट के मैथमेटिक्स की तरफ होने लगा और फ़ॉर्च्यूनेटली या अनफ़ॉर्च्यूनेटली मैंने जेईई और नीट दोनों एग्ज़ामिनेशन मैंने क्वालीफ़ाई किया। तो ये पहला मेरे ज़िंदगी का एक कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट था, एक दुविधा वाली सिचुएशन थी, जो कि मुझे अपने मम्मी-पापा को कन्विंस करना था कि शायद मेरे लिए इंजीनियरिंग करियर ही बेहतर है क्योंकि क्योंकि मेरे सपने में आई इडोडोव का क्वेश्चन सॉल्व होते हुए नज़र आता है। बट ये बात मैंने किसी तरीके से मम्मी-पापा को कन्विंस किया। थोड़ा मुश्किल हुआ बट वो लोग मान गए और किसी तरीके से 2013 में सबसे पहली बार मैं आईआईटी दिल्ली आ गया और मैंने इंजीनियरिंग फिज़िक्स करके जो कोर्स है, मैंने वो जॉइन किया। और चूँकि मेरा जो डिसिप्लिन था वो इंजीनियरिंग फिज़िक्स का था और मेरी हमेशा से रुचि कुछ इनोवेशन और कुछ नया करने की थी। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैंने दोनों दुनियाएँ देखी थी, एक पटना की दुनिया और एक अपने गाँव की दुनिया। तो एक एक वृत्तांत याद है मुझे कि जब हम गर्मी के छुट्टी के दिन में अपने गाँव गए थे, तो वहाँ देखे कि उस टाइम बिजली नहीं होता था। तो शाम में हर जगह अंधेरा होता था, लोग लालटेन जलाए हुए रहते थे। तो उस टाइम ऐसा हुआ कि कुछ लोग गोबर गैस का एक छोटा-छोटा ग्लास में बैटरी बना रहे थे कि गोबर लिया और उसमें ड्राई सेल का कुछ कंपोनेंट्स डाला और एलईडी बल्ब उससे जल जाता था और उस एलईडी बल्ब के ऊपर सिरिंज का जो आगे का प्लास्टिक का ट्यूब होता है, वो लगा के एक छोटा-छोटा ट्यूबलाइट बना देते थे वो लोग। तो हम मम्मी से पूछे कि भाई वो कैसे सोच लिया कि गोबर में अगर हम इस तरीके से डालेंगे तो लाइट बन जाएगा और मतलब लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आ जाएगा। तो मम्मी हमको बोली कि शायद तुम आगे का पढ़ोगे तो ये सब चीज़ तुम भी कर पाओगे। और जब हम आईआईटी आ गए तो वो कुछ करने का जो मेरे अंदर से एक कीड़ा था, उस चीज़ को एक अपॉर्च्युनिटी मिल गया और बिकॉज़ आईआईटी में काफ़ी लैब्स थे, काफ़ी कोर्सेज़ थीं और दोस्त लोग भी मेरे वैसे थे जिन्होंने कुछ करने की जुनून को थोड़ा सराहा। आईआईटी के पहले साल में हम लोगों को एक कंपल्सरी प्रोजेक्ट करना होता है मैकेनिकल में। तो मेरे पास एक आइडिया था कि भाई हम लोग वेस्ट पेपर लेकर एक छोटा-सा वॉशिंग मशीन जैसा एक डिवाइस बनाएँ कि पेपर उसमें जाए, एक बटन दबाएँ और कुछ सामान बनकर वापस आ जाए जिसको हम लोग घर में ही इस्तेमाल कर लें। तो इस तरीके का आइडिया हम लोगों ने दोस्तों के साथ मिलके एक छोटा-सा प्रोटोटाइप बनाया फर्स्ट ईयर में। लेकिन वो प्रोजेक्ट वहीं पे रखा रह गया।
सेकेंड ईयर के दौरान हमको थोड़ा मौका मिल गया ड्रामेटिक्स थिएटर करने का, ड्रामा करने का, शॉर्ट वीडियो वगैरह बनाने का। उस टाइम यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ वगैरह का प्रचलन हो रहा था, तो हम लोग उधर एक्टिंग वगैरह में चले गए। और सेकेंड ईयर के एंड में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में मुझे समर इंटर्नशिप करने का मौका मिला कोर फिज़िक्स में। और उस 2 महीने, ढाई महीने के इंटर्नशिप के दौरान मुझे एहसास हुआ कि जो रिसर्च, जो इनोवेशन हम करना चाहते हैं, वो शायद कुछ कुछ ऐसी चीज़ों में करना चाहते हैं जिनको छुआ जा सके, जिनसे जिनसे कुछ समाज में परिवर्तन लाया जा सके। वहाँ पर जो मेरा काम था, वो बैठकर कंप्यूटर में सिमुलेशन करने का था, जहाँ पर कि सुपर कंप्यूटर में मुझे एक इक्वेशन सॉल्व करना था। और 3 महीने में मेरे से एक सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल नहीं हो पाया उस कंप्यूटर में। तो जब मैं वापस आया, तो मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ हो गया है मेरे साथ। तो चूँकि बिहार से काफ़ी लोग यूपीएससी करते हैं, तो मेरे पास भी ऐसा था कि मेरे पास 2 ऑप्शन हैं कि एक यूपीएससी किया जा सकता है, या फिर दूसरा ऑप्शन ये था कि जो फर्स्ट ईयर में प्रोजेक्ट है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो फिर से मेरे पास एक डिलेमा वाली सिचुएशन थी, ये दूसरी डिलेमा वाली सिचुएशन थी। अ, और उस टाइम मैंने ऐसा सोचा, स्टार्टअप इंडिया वगैरह भी 2016 में लॉन्च हुआ था। तो इस टाइप का माहौल बन गया था कि मैंने ऐसा सोचा कि भाई यूपीएससी एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है जिसको हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, बाद में भी दिया जा सकता है वो एग्ज़ाम। लेकिन जो मेरा प्रोफ़ेसर्स के साथ कनेक्ट है, जो मेरे पास लैब का एक्सेस है, या जो मेरे दोस्त हैं जो इस जर्नी में मेरे साथ चलना चाहते हैं, वो शायद बाद में मिल पाना मुश्किल होगा। तो इसीलिए यूपीएससी वाले प्रिपरेशन को उस टाइम हमने साइड में रखा, और फर्स्ट ईयर के प्रोजेक्ट को ही हमने दोबारा थर्ड ईयर में चालू कर दिया। और इस टाइम हमने इसका थोड़ा रूपरेखा चेंज किया, क्योंकि उसी टाइम पंजाब में पराली जलने की समस्या चालू हो गई, और उस समस्या से दिल्ली में पॉल्यूशन होता था। और हमको ऐसा लगा कि चूँकि मेरा काम पेपर और पेपर मेकिंग में ही रहा है, तो क्यों ना उसी पराली से कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाएँ जिनसे कि उन पराली को, पुआल को, जो बिहार में बोला जाता है, उस पुआल का सही मूल्य मिल जाए, तो शायद किसान प्रोत्साहित हों और उन चीज़ों को जलाएँ ना। इस चीज़ पे हमने काफ़ी रिसर्च की, और आज हमारे पास 2 पेटेंट भी हैं उस टेक्नोलॉजी के। तो 2016 में हमने फिर से इस प्रोजेक्ट पे काम करना चालू किया, और 2017 जो कि मेरा फाइनल ईयर था, उस टाइम ग्रेजुएशन के बाद हमने ये डिसाइड किया कि भाई हम लोग प्लेसमेंट पे नहीं बैठ रहे हैं। जो हमारा अपना स्टार्टअप है, इस चीज़ को हमने क्रिया लैब्स के नाम से एक कंपनी बनाई, और आईआईटी दिल्ली में ही हम लोग इंक्यूबेट हो गए। और 2017 के बाद से लगातार हम लोग उसी कंपनी में लगे रहे। काफ़ी उतार-चढ़ाव आई। हम लोगों को फंडिंग भी मिला सरकार से, प्राइवेट लोगों से भी अलग-अलग जगह से फंडिंग मिला, और उस टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने बिल्कुल आइडिया के लेवल से लेकर के पायलट स्टेज तक हम लोग लेके गए। आईआईटी दिल्ली में हमारा कम से कम 1 से 2 टन पर डे प्रोडक्शन का एक पायलट प्लांट वहाँ पर लगा था, जहाँ पे कि हम लोग पराली लेते थे और उससे पेपर प्लेट, पेपर कप ये सारे बनाते थे। बट फिर उसके बाद ऐसा हो रहा था कि हम लोग इस चीज़ को प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर पा रहे थे, हमारे पास रेवेन्यू नहीं आ रहा था। हम लोग टेक्नोलॉजी बना पा रहे थे, हमारे पास पेटेंट्स था, हमारे पास लोग थे, हम लोग रिसर्च कर पा रहे थे, लेकिन हम लोग प्रोडक्ट बेच नहीं पा रहे थे। और फिर अचानक से कोविड लॉकडाउन लग गया, फर्स्ट कोविड लॉकडाउन। और उस टाइम जब हम लोग घर में बैठे हुए थे, तो शायद रेट्रोस्पेक्शन, मतलब आत्मचिंतन का मौका मिला। थोड़ा नैतिक रूप से देखते हैं कि क्या सही है, और 3-4 महीने तक फिर से बहुत बढ़िया से काम चला, और फिर सेकंड कोविड लॉकडाउन हो गया। तो उस टाइम तो हालत हमारी काफ़ी बुरी हो गई थी। हमको ऐसा लगा कि कुछ कुछ और गड़बड़ है। मतलब कुछ ऐसा है जो शायद हमको समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ मेरे में अंदर से कुछ कमी है। तो कुछ दोस्तों ने ऐसा बताया कि यार, जो तुम सिविल सर्विसेज़ का प्रिपरेशन पहले कर रहे थे, अभी सही मौका है। घर पे बैठे-बैठे कुछ और नहीं करना है, और कुछ काम ही करना है, तो तुम पढ़ाई-लिखाई ही कर लो। तो उस तरीके से फिर से सिविल सर्विसेज़ प्रिपरेशन के बारे में मैंने देखना चालू किया मार्च 2021 में। और जब मैंने देखा, तो हमको ऐसा लगा, हमको सब कुछ समझ में आ रहा था कि किस तरीके से हमारा सिस्टम काम करता है। जो जीएस 4 में एथिक्स पढ़ना था, एथिक्स एंड मोरालिटी, तो हमको ये समझ में आने लगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या नज़रिया होता है, और क्या असल में सच होता है। तो इन सारे नैतिक सवाल, इन बुनियादी सवालों का जवाब शायद हमको यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान इनिशियल डेज़ में मिलने लगा। तो हमको ऐसा लगा कि नहीं, अब शायद एक स्टेप पीछे लेना चाहिए स्टार्टअप से, और खुद को अपडेट करना चाहिए। और उस बार फिर हम ये डिसाइड किए कि थोड़ा-सा स्टार्टअप के काम को होल्ड करते हैं, और सिविल सर्विसेज़ प्रिपरेशन के लिए मैंने ऑनलाइन एजुकेशन चालू कर दिया।
ऑनलाइन में घर बैठे-बैठे कहीं कुछ जाना नहीं था, तो हम कभी नोएडा में बैठ के पढ़ते थे, कभी हम पटना जाके पढ़ते थे, कभी हम गुड़गाँव रह के पढ़ते थे। मेट्रो पे चलते-चलते कुछ नहीं दिख रहा है तो हम मोबाइल पे वीडियो देख लिए। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि हम प्रॉपर्ली सुबह नहा धो के बैठे पढ़ाई करने के लिए और हम पढ़े। जब भी ऐसा हुआ तब हमको नींद ही आने लगा। तो इस तरीके से और मेरा इंजीनियरिंग फिज़िक्स बीटेक था, तो इसलिए मैंने फिज़िक्स ऑप्शनल भी लिया। और अब इसको क्या कहा जाए, इसको शायद भगवान की कृपा ही कहेंगे कि जब मैंने पहली बार सीरियसली यूपीएससी को अटेम्प्ट किया, तो आज पहले अटेम्प्ट में ही 257 रैंक मेरा आ गया। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इसमें किस्मत की भी योगदान है, किस्मत का भी भागीदारी है। और कहीं न कहीं इसमें जो भी पहले पहले के कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट थे, चाहे वो गाँव में आंगनबाड़ी में पढ़ाई करना हो या वो बैटरीज़ को देखना हो जो कि गोबर गैस से लोग बना रहे हैं, या आईआईटी में आना हो, या फिर वो स्टार्टअप वर्सेस यूपीएससी का थर्ड ईयर में कॉन्फ्लिक्ट हो, या स्टार्टअप्स का फेलियर हो। ये सारी चीज़ें शायद हमको एक मौका दिया कि हम खुद को बेहतर जान पाएँ, और खुद को बेहतर जानने से जो मेरे मेंस के आंसर में क्लैरिटी आया, मेरा वर्ल्ड व्यू में अपना एक ओपिनियन बना। जब हम ऐसे लिखते थे तो हमको ऐसा लगता था कि हम सच में जेन्युइन एग्ज़ाम्पल्स लिख रहे हैं उस चीज़ में। और फिज़िक्स तो ख़ैर कह सकते हैं कि मेरा अपना तो था ही, क्योंकि हम क्लास 11-12 से वही चीज़ कर रहे थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यूपीएससी की तैयारी के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाया था। मेरे पास 2 मेन प्रिंसिपल्स थे जिसके आधार पे मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की। एक तो सबसे पहला, मैंने एक मेंटर चुन लिया था, सुहास करके हमारे सर हैं, पुणे में रहते हैं। उन्होंने सारा एनालाइज़ किया कि किस तरीके से पढ़ाई करना है, और मैं वो जो कहते थे हम उस चीज़ को प्रॉपर्ली एग्ज़ीक्यूट करते थे, और उस चीज़ खुद से ही कम्पीट करने का कोशिश करते थे, ये पहला। और दूसरा, क्लास 12th में एनसीईआरटी में हम लोग को एक चैप्टर पढ़ना था फ्लेमिंगो बुक में, इंग्लिश में, उसका नाम था द इंटरव्यू। तो उसमें वो बताता है, अम्बर्टो इको सर की कहानी है उसमें। उसमें वो कहते हैं कि अ, वो समय के बीच में खुद के लिए समय निकालते थे। जैसे जब वो लिफ्ट में नीचे से ऊपर आ रहे हैं, तो उनका दिमाग खाली है, तो उस खाली दिमाग में वो कुछ आइडियाज़ लिखते थे अपने पास। तो इन सारे चीज़ों से हम काफ़ी इंस्पायर्ड हुए, और यही 2 प्रिंसिपल्स के आधार पे सिविल सर्विसेज़ की तैयारी मैंने की। सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़रूरी होता है पेरिफेरल नॉलेज, क्योंकि आपको नहीं पता होता है क्या आने वाला है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि एवरीथिंग अंडर द सन इज़ द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। तो उस चीज़ के लिए मैंने सबसे पहले जितना जल्दी से जल्दी हो सकता था, मैंने सारा कोर्सेज़ कंप्लीट किया, जो भी पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी वगैरह था। मैंने अपने सोर्सेज़ लिमिट रखे कि भाई पॉलिटी के लिए अगर लक्ष्मीकांत पढ़ना है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ लक्ष्मीकांत पढ़ना है। हम 10 लोगों से बात करने कभी नहीं गए कि और क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। चुपचाप हम लक्ष्मीकांत 10-15 बार पढ़े। दूसरा जो इकोनॉमी था, इकोनॉमी के लिए जो मृणाल सर हैं, उनके सामने मैंने मत्था टेक दिया और वो जो बोलते गए हम चुपचाप मानते चले गए। सिमिलरली ज्योग्राफी वगैरह के लिए भी हम सिर्फ़ एनसीईआरटी पे फ़ोकस किए, और मेरा ये फ़ोकस था कि हम उन चीज़ों को जल्दी कवर कर पाएँ। और साथ में जब मेरे पास टाइम रहता था, तो हम यूट्यूब पर वीडियोज़ देखते थे, या अगर हम नेटफ्लिक्स भी देखते थे, तो ऐसा नहीं था कि मेरा दिमाग बंद हो गया था। चूँकि मैंने कभी अलग से प्रिपरेशन नहीं किया। मेरा जो लाइफ़स्टाइल था और मेरा जो प्रिपरेशन था, वो दोनों इंटीग्रेटेड था। तो अगर हम ऐसा कहें कि हम हर टाइम प्रिपरेशन मोड में ही रहते थे, तो ये कहना शायद गलत ना हो। तो इस तरीके से प्रीलिम्स स्पेसिफिक एक और बात ये थी कि जनवरी से लेके मई तक का हमारा जो टाइम था, उसमें प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन करना था। तो मेरे मेंटर ने कहा कि भाई आपके पास 5 महीने हैं, इन 5 महीनों में आपको पूरा सिलेबस कम से कम 5 बार पढ़ लेना है। और यही बात हम गाँठ बाँध के रख लिए, और उस 5 महीने में पूरे सिलेबस को हम 5 बार कंप्लीट किए, और टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगाए, और फिर प्रीलिम्स हो गया। मेंस के लिए क्या करना था कि मेंस के लिए सबसे पहले तो ऑप्शनल ज़रूरी होता है, फिज़िक्स, जो कि हम पहले से पढ़ते आ रहे थे, और उसके बाद जो जीएस था, उसको हम लोग सिलेबस के आधार पे अलग-अलग कर लिए, और जितना भी करंट अफ़ेयर था, करंट अफ़ेयर से जो भी एग्ज़ाम्पल्स निकलते थे, उन एग्ज़ाम्पल्स को हम लोग जीएस में जहाँ पर भी वो फिट हो रहा था, वहाँ पर हम लोग डालते गए, और एग्ज़ाम के पहले सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना एग्ज़ाम्पल्स का नोट्स पढ़ के चले जाते थे। स्टैटिक पोर्शन चूँकि काफ़ी हद तक प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के दौरान कवर हो चुका था, तो मेंस के आंसर राइटिंग के लिए ये हम अपना खुद का नोट्स पढ़ते थे, और किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके 3 घंटा बैठ के हम टेस्ट देते थे। हम इस चीज़ पे फ़ोकस किए कि आप 3 घंटा बैठ के पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करें, और ऐसा जो यूपीएससी का एक्चुअल मेंस एग्ज़ाम है, वैसे मेंस एग्ज़ाम को हम कम से कम 3 बार दिए, कि लगातार 3 दिन और 2 सिटिंग में बैठ के एग्ज़ाम देना।
तो उससे क्या हुआ कि उससे मेरा एक मसल मेमोरी बिल्ड हो गया और एक एक सोचने का तरीका उस तरीके से डेवलप हो गया कि किस तरीके से 3 घंटे में 20 क्वेश्चन करना है और ये 2 सेटिंग में करना है। तो ये तो मेंस के लिए था। फिर जब इंटरव्यूज़ के लिए जब हम मॉक इंटरव्यू अटेंड कर रहे थे या जब फाइनल इंटरव्यू भी हुआ, तो घुमा-फिरा के मेरे से एक ही सवाल पूछा जाता था कि भाई तुम स्टार्टअप से यूपीएससी क्यों करना चाहते हो? तो ये सवाल तो मतलब मेरे गले का काँटा बन गया था। हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हम इस चीज़ का जवाब कैसे दें? क्योंकि बात ये रहती है कि आपको 2 सेकंड भी नहीं, कम से कम 15-20 सेकंड के अंदर-अंदर आपको अपने मन का बात सामने रखना होता है। लेकिन 15-20 सेकंड में हम अपने वजह को कि क्यों हम अपना स्टार्टअप छोड़े, जो कि मेरा अपना था, मेरा अपने आइडिया को कहाँ से हम लोग कहाँ लेकर आए थे, उस चीज़ को छोड़ के क्यों हम यूपीएससी की तैयारी में आए, इस चीज़ को कंसाइज़ करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, जो कि अलग-अलग मॉक इंटरव्यूज़ दे के, खुद से बातें करके, दोस्तों से बातें करके, मम्मी-पापा से बातें करके और मेंटर से बातें करके, ये चीज़ें थोड़ी क्लियर हुईं और फाइनल इंटरव्यू में जब मेरे से भी पूछा गया कि भाई तुमको स्टार्टअप छोड़ के यूपीएससी क्यों करना था? तो हम प्रॉपर्ली बता पाए कि मेरा एक्चुअल मकसद जो था, वो हमेशा से कुछ तकनीक का इस्तेमाल करके समाज के लिए कुछ ऐसा करना है, जिनसे उनके डे टू डे लाइफ़ में कुछ परिवर्तन आए। वो देख पाएँ कि हर समस्या का निदान है और आज जब हमारा समाज इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड समाज है, जहाँ पे हर इंसान के पास मोबाइल है, कोई कहीं का भी इन्फॉर्मेशन कभी भी ले सकता है। तो आज भी जो हम लोग बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं, अगर उन चीज़ों को थोड़े नए दृष्टिकोण से देखा जाए, तो इस समस्या का शायद उपाय निकाला जा सकता है। और ये सिविल सर्विसेज़ में होके एक बड़े सिस्टम का पार्ट होके ये चीज़ करने का ये ज़िंदगी जीने का मौका मिलेगा और खुद को साबित करने का शायद एक और मौका मिलेगा और हमको हमेशा से ज़िंदा रहना अच्छा लगता है, तो शायद सिविल सर्विसेज़ में रह के ज़िंदा रहने का एक फिर से मौका मिलेगा। है जोश की टीम ने मेरी कहानी सुनने के बाद मुझे अप्रोच किया और उन्होंने ये कहा मुझसे कि क्या कुछ हम साथ ऐसा कर सकते हैं। बहुत सारे उनके फैमिली में ऐसे बच्चे हैं, जोश की फैमिली में, जो मेरिटोरियस हैं, पढ़ना चाहते हैं, बट फाइनेंशियल और दूसरी ऐसे बाधाओं की वजह से वो शायद अच्छी गुणवत्ता वाली जो पढ़ाई है वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। आज मुझे बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं जोश की फैमिली को सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। एक खुशखबरी ये देना चाहता हूँ कि मैं खुद जोश के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप तक यूपीएससी की पढ़ाई को पहुँचाऊँगा। मैं इंश्योर करूँगा कि आपको वही गुणवत्ता मिले जिसको यूज़ करके बहुत सारे टॉपर ने अपने ड्रीम को फुलफ़िल किया है। आपके ड्रीम में या ड्रीम के फुलफिलमेंट में कभी भी कोई फाइनेंशियल बाधा नहीं आएगी, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। इस स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए नीचे एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक को आप भर करके स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं ताकि आप अपने ड्रीम के लिए और अधिक तन्मयता के साथ और अधिक बारीकियों के साथ तैयारी कर सकें। चलो साथ में आगे बढ़ते हैं।